हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम देखने वाले हैं 27 मई का करंट अफेयर्स। तो ये है हमारी टीम। लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू कवर 4 टॉपिक्स विच विल बी रिलेवेंट फॉर द यूपीएससी एंड एपीएससी एग्जामिनेशन, both prelims and mains perspective. So these are all the topics that we are going to cover today, and the PDF of this current affairs you can download from our Telegram channel. So starting with the first topic of the day, that is related to Agarwul potential in Assam. तो हम लोग बात करने वाले हैं अगर वुड का। तो ये वुड का एक टाइप है अगर, जिससे अगरबत्ती और बाकी चीजें बनती हैं। अगरवुड पोटेंशियल इन असम, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी एंड नीडेड इंटरवेंशन। तो ये कहाँ पे हेल्प करेगा हमें? जीएस पेपर 5 में ये खासा हमें हेल्प करने वाला है। एंड किस सोर्स से हमने इस टॉपिक को उठाया है? वी हैव पिक्ड दिस टॉपिक फ्रॉम आसाम ट्रिब्यून। व्हाट इज द कंटेक्स्ट? The article discusses the untapped potential of Assam and the broader northeast region of India in producing diverse agricultural product। तो आसाम में और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा डाइवर्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल टी होता है, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस होते हैं, ऑयल्स होता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। मिर्ची चिलीज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आसाम और आसपास के जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें पाए जाते हैं। और इन सब में वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता, जिनकी वजह से इनका जो मेन प्राइस रियलाइजेशन होता है वो नहीं होता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए ये बोला जा रहा है अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज एंड गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरवेंशन चाहिए होगा। क्या क्या मिल जाता है? स्पाइसेस के लिए बहुत ही सुटेबल जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है आसाम की। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के लिए है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए है। Despite this inherent potential, the prospect remain largely untapped due to a lack of entrepreneurship among the youth and insufficient intervention from government authorities। तो एक तो यूथ में बहुत ज़्यादा entrepreneurship उन लोगों ने दिखाया नहीं, और गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा कोई इसमें इंटरवेंशन किया नहीं। अब अगर वुड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वुड का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि इसका एरोमेटिक परफ्यूम्स वगैरह भी बनता है और मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपोर्ट होता है। Assam has recently seen a positive development with establishment of state first licensed manufacturing cum retail store for perfume and agar in the city। तो सिटी की बात करें तो यहाँ पहला मैन्युफैक्चरिंग कम रिटेल स्टोर यहाँ पे खुला है। एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि आसाम की टी इंडस्ट्री, जैसे आसाम का टी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, आसाम का ऑयल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे ही अगर का जो इंडस्ट्री होगा वो बहुत आगे तक जाएगा। अगर हम टोटल अगर वुड में मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो आने वाले टाइम में 2034 तक, आने वाले 10 साल में इसका मार्केट पोटेंशियल 1.35 लाख करोड़ तक का हो सकता है। जैसे कि आसाम के आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यहाँ पे अप्रोप्रिएट बारिश और बाकी चीज़ें होती हैं। देर इज सब्सटैंटियल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टेट टू बिकम अ मेजर प्लेयर। तो इतने मार्केट पोटेंशियल में आसाम एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर बन सकता है। हाउएवर मोस्ट अगर ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट आर करेंटली स्मॉल स्केल। जितना भी यूनिट्स है जो प्रोसेस करता है अगर ऑयल को, वो स्मॉल स्केल है, छोटे स्केल पे है, अनऑर्गेनाइज्ड है। उनको टेक्निकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, जिसको इसके लार्ज लार्ज स्केल पे किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया इसके लिए? आसाम अगरवुड प्रमोशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट का स्टेप है। उसके अलावा और क्या क्या स्टेप लिया गया है? देयर इज अ नीड फॉर प्रो एक्टिव गवर्नमेंट मेजर। प्रो एक्टिव किसको बोलता है? प्रो एक्टिव मतलब कि गवर्नमेंट खुद से आगे आगे स्टेप ले रही है, उसको प्रो एक्टिव मेजर्स आप बोल सकते हो। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। द अपकमिंग अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, गोलाघाट में अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आने वाला है, दैट कुड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रमोशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ अगरवुड, जिससे कि एक कॉमर्शलाइजेशन और प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा होगा अगरवुड का, और उसका वैल्यू एडिशन भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब हम बात करेंगे हार्नेसिंग द नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट की एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं? तो फर्स्ट उसमें यही आ जाता है एरोमेटिक प्लांट एंड स्पाइसेस। एरोमेटिक प्लांट जैसे अगरवुड की बात करें और बाकी प्लांट्स की बात करें, उससे काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है नॉर्थ ईस्ट। उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? नेचुरल एडवांटेज कहाँ कहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में?
लाकाडोंग टर्मरिक यहाँ पे होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा करक्यूमिन कंटेंट मिलता है, जो कि मेघालय में पाया जाता है। 7.6% करक्यूमिन कंटेंट, जो कैंसर और बाकी डिजीज़ के ठीक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लार्ज कार्डमम, बड़ी वाली जो इलायची होती है, जो बिरयानी वगैरह में आप लोग डालते हो। अरुणाचल प्रदेश एक इमर्जिंग हब है, काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। ब्लैक पेपर छोटा वाला जो पेपर है, जिसको काला काली मिर्च वगैरह भी बोलते हैं, ये भी आसाम के टी गार्डन्स में भी होता है, गारो हिल्स में भी होता है। चिली पेपर में भूत जोलकिया वगैरह चीज़ें होती हैं। जिंजर की बहुत सारी वेराइटीज ये सब नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। इन सब को वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है। इन सबको लार्ज स्केल पे इनमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, सो दैट कि इनका मार्केट पोटेंशियल और वैल्यू रियलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। Commercialization and value addition. Many families in Northeast are traditionally engaged in spice. Spice का cultivation होते रहता है. Time has come to transition to large scale commercial production. अब large scale commercial production की तरफ transition होना चाहिए. Authorities को यहाँ पे एक catalyst की तरह काम करना चाहिए. Large scale commercialization को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, वैल्यू एडिशन करवाने पे फोकस करना चाहिए। अगर ये सब हम लेवरेज करते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में और ऑल्सो आसाम में पॉलिसीज बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनमें पोटेंशियल है कि साथ साथ एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक ऑफ द डे। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे क्या है? ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स, कोल्ड वार, व्हाट लेड टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिका आपको पता है कि कहाँ पे है? अंटार्कटिका बिल्कुल साउथ पोल के एरिया में जो रीजन है, वहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका रीजन, ये सारा आता है। अब ये जो टॉपिक होने वाला है जीएस पेपर 3 साइंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और जीएस पेपर 2 आईआर के पर्पज से हम इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। सोर्स क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस। कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया होस्टेड द 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। 46 मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया, जो कि कोची में हुआ। ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ। अब इसमें क्या क्या बात होनी है? एटीसीएम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड अंटार्कटिक पार्लियामेंट। एटीसीएम को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक पार्लियामेंट क्या है? एनुअल असेंबली ऑफ द पार्टीज टू द 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुआ था 1959 में। उनकी जो एनुअल असेंबली है उसका नाम है एटीसीएम, जिसमें ओरिजिनली 12 सिग्नेटरीज हुआ करते थे और धीरे धीरे काफी बढ़ गया। इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्किंग ग्रुप टू रेगुलेट टूरिज्म एंड प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। अब साउथ पोल पे क्या हो रहा है? टूरिज्म काफी बढ़ रहा है। टूरिज्म इन द सेंस अंटार्कटिका वाले रीजन में काफी लोग टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हैं, है ना। सब लोगों को आजकल एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ छोड़ो, जो कि एवरेस्ट माउंटेन है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। वहां पे लोग रोप पकड़ के चढ़ रहे हैं, और वहां पे काफी देर लोगों को रुकना पड़ रहा है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा जाम रह रहा है ना। तो ऐसी चीजें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, और उनको इकोसिस्टम वहाँ का बहुत फ्रेजाइल होता है, चाहे आइस की बात करें, चाहे बाकी वहाँ के फ्लोराज एंड फौनास की बात करें, तो उसको बचाने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने की काफी ज्यादा जरूरत है। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द 56 मेंबर कंट्रीज ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी विल अटेंड। फर्स्ट टाइम इंडिया ये होस्ट कर रहा है 2007 के बाद से। अब एटीसीएम 46 का एजेंडा क्या होगा? पहला एजेंडा होगा प्रमोटिंग पीसफुल गवर्नेंस। अंटार्कटिका में कैसा गवर्नेंस प्रमोट करना? पीसफुल। अगर टूरिज्म हो भी रहा है तो सस्टेनेबल हो, पीसफुल हो। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्किंग ग्रुप टू रेगुलेट टूरिज्म एंड मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। टूरिज्म होता है तो उससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट और बाकी चीजें बढ़ती हैं, है ना। तो उसको मिटिगेट करना बहुत जरूरी है। डिस्कसिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन को बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना, ये काफी जरूरी है। प्रेजेंटिंग इंडियाज प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैत्री सेकंड। मैत्री 1 वहां पे ऑलरेडी एक्टिव है, मैत्री सेकंड का प्लान वहां पे इंडिया स्टार्ट करने वाला है। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी है क्या। अंटार्कटिक ट्रीटी ये 1820 से ही स्टार्ट हुआ। काफी एक्सप्लोरेशन का एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, अमेरिकन के द्वारा एंड रशियन के द्वारा। वो शिप्स वहाँ 1820s में अंटार्कटिका में पहली बार पहुंची थी। रेस टू द साउथ पोल भी स्टार्ट हुआ था 1911 के राउंड में, जहाँ पे यूके के कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट एंड
रोल्ड एमुंडसन नॉर्वे वाले ये वहां के लिए बढ़ रहे थे, और एमुंडसन पहली बार साउथ पोल पहुंचे दिसंबर 15 1911 में। तो अंटार्कटिका की तरफ जो भी मेनलैंड कंट्रीज हैं उनका एक जाने का और वहां तक पहले पहुंचने का होड़ बहुत पहले से चला आ रहा है। अब बात यह है कि अंटार्कटिका साउथ पोल के रीजन में पड़ता है, तो बहुत सारी कंट्रीज जो नियर बाई है वो नियर बाई कंट्रीज क्या कर रही है, वहां पे क्लेम्स कर रही है। अब क्लेम करने वाली कंट्री कौन है, अर्जेंटीना है। आपको पता है साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना पड़ता है, चिली पड़ता है, तो वो सारी वहां पे क्लेम कर रही है। उसके अलावा फ्रांस की टेरिटरीज ऑलमोस्ट हर जगह है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है, वो भी क्लेम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड भी क्लेम कर रहा है। और भी क्लेम करने वाली कंट्रीज में यूके और नॉर्वे, यूके का भी टेरिटरीज हर जगह हुआ करता था। तो 1950s में ये सारी कंट्रीज थी जिन्होंने क्लेम किया कि अंटार्कटिका वहां है या कुछ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका जो है उनका है। अब ये क्लेम्स बहुत सारे ओवरलैपिंग थे, एक ही पार्ट को बहुत सारी कंट्रीज अपना अपना पार्ट बताए जा रहे थे। नॉन क्लेमेंट एक्सप्लोरर जो थे, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं बट कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, उसमें से कौन थे, यूएस था, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, रशिया वगैरह थे, बेल्जियम था, जापान, साउथ अफ्रीका। ये एक्सप्लोर तो कर रहे हैं अंटार्कटिका को, बट ये नहीं बोल रहे हैं कि अंटार्कटिका उतना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी बड़ा टेरिटरी क्लेम किया, नॉर्वे ने भी क्लेम किया, यूके ने, अर्जेंटीना, यहाँ देखो ओवरलैपिंग क्लेम्स दिख रहे हैं क्योंकि अलग अलग कंट्रीज सेम क्लेम करने में लगी हुई है, और कुछ पार्ट जो है वो क्या बचा हुआ है, वो अनक्लेम्ड बचा हुआ है। अब बात करेंगे रिकग्निशन एंड डिस्प्यूट। ओनली ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड यूके रिकॉग्नाइज ईच अदर क्लेम। कुछ कंट्रीज ने, इन कंट्रीज ने अपने दूसरे के क्लेम्स को आपस में ही एक्सेप्ट कर लिया। जब बात ये हुई कि आईसीजे, चलो यूनाइटेड नेशन में एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां जाने की बात हुई, अर्जेंटीना और चिली ने इसको रिजेक्ट कर दिया। यूके का प्रपोजल था जिससे कि क्लेम्स को, ओवरलैपिंग क्लेम्स को सुलटाया जाता, और ऐसा बोला गया कि जो सॉवर्निटी है वो नॉन नेगोशिएबल है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एफर्ट्स फॉर इंटरनेशनल अग्रीमेंट। तो बार बार बात होने लगी कि एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट की जरूरत है जो अंटार्कटिका के लिए होगा। कॉल्स फॉर इंटरनेशनल कंट्रोल, मल्टीपल एफर्ट्स एम्ड टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू मैनेज अंटार्कटिका। इंडिया का यूएन प्रपोजल आया 1956 में। इंडिया रिक्वेस्टेड यूनाइटेड जनरल असेंबली की एड्रेस किया जाए अंटार्कटिका में क्या गवर्नेंस कैसे होने वाला है, पीसफुल डेवलपमेंट, मिलिटराइजेशन अंटार्कटिका का नहीं होना चाहिए, वहां की न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें इंडिया ने प्रपोज की। Opposition and failure. The proposal failed due to opposition from Argentina, Chile and lack of support from US and Soviet Union. तो proposal के बाद भी इस पे कोई खास काम नहीं हुआ और proposal एक तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। बाद में 1957-58 में एक इंटरनेशनल जियो फिजिकल ईयर बनाया गया जहां कोऑपरेशन की बात हुई। 12 कंट्रीज जो क्लेम कर रही थी, उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज जो क्लेम कर रही थी अंटार्कटिका में, उन्होंने अग्री किया कि पॉलिटिकल लीगल डिफरेंस को भूल जाते हैं और अंटार्कटिका में साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करते हैं। और भले ही किसी का क्लेम कहीं भी है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च से एक दूसरे को रोकेगा नहीं, साइंटिफिक स्टेशन किसी का भी कहीं भी हो सकता है। तो ये एक जियोफिजिकल ईयर में ये इंटरनेशनल जियोफिजिकल कोलेबोरेशन को स्टार्ट किया गया। यूएस ने प्रपोजल दिया, यूएस प्रपोज द आईजीवाई पार्टिसिपेंट कंट्री ज्वाइन इन ए ट्रीटी टू प्रिजर्व अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को प्रिजर्व करने की बात यहाँ करने लगी गई। इंटरनेशनल लेबोरेटरी बनाया जाने लगा जिससे कि साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होगा। नेगोशिएशन होना स्टार्ट हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ अंटार्कटिका हेल्ड हुआ। ये सारे माइन्यूट डिटेल्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बस कहानी की तरह हमें इनको समझना है कि कैसे कैसे अंटार्कटिका को भी बाकी कंट्रीज क्लेम कर रही थी और वहां पे अभी के टाइम पे क्या चीजें परमिट किया जा रहा है। अब बात करेंगे अंटार्कटिक ट्रीटी की। कोल्ड वार का कंटेक्स्ट क्या है, यूएस एंड सोवियत यूनियन अमिड द कोल्ड वार अग्रीड टू द ट्रीटी टू प्रिवेंट देयर राइवलरी। यूएस और सोवियत यूनियन ने अंटार्कटिका में अपनी राइवलरी को रोकने की बात करी, वहां पे साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात करी। वहां पे ट्रीटी जब साइन हुआ, साइन करने वाले 12 आईजीवाई पार्टिसिपेंट्स थे, उनका ट्रीटी जो है 1961 में फोर्स में आ गया। और इसमें क्या क्या बातें बोली गई, फ्रोज टेरिटोरियल डिस्प्यूट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उसको फ्रोज कर दो, जहां है वहीं रोक दो। न्यू टेरिटोरियल क्लेम क्लेम जो है लिमिटेड हो गए, अब वो नहीं हो सकते। बैंड मिलिटराइजेशन एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, इस एरिया में ना तो कोई मिलिटराइजेशन कर सकेगा ना तो टेस्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा।
अभी इस ट्रिटी का क्या स्टेटस है? टोटल 56 कंट्रीज इस ट्रिटी के पार्टी हैं, 29 कंसल्टेटिव पार्टीज हैं, है ना, जिसमें से 12 ओरिजिनल सिग्नेटरीज भी शामिल है। इंडिया का पार्टिसिपेशन, इंडिया ने 1983 में ज्वाइन किया एज ए कंसल्टेटिव पार्टी। अब बात करेंगे इंडिया एंड अंटार्कटिका। कंसल्टेटिव पार्टी टू द अंटार्कटिक ट्रीटी सिंस 1983, पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस डिसीजन। तो सिंस 1983 इंडिया किस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है? गवर्नेंस डिसीजन में। और ये सब चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। ऑपरेट्स 3 रिसर्च सेंटर, इंडिया के रिसर्च सेंटर भी हैं वहां पे। एक दक्षिण गंगोत्री के नाम से फेमस है जो 1983 में वहां हमने स्टैब्लिश किया, 1990 तक काम किया। फिर मैत्री स्टैब्लिश किया 1989 में, और मैत्री 2 एस्टैब्लिश करने की अभी बात चल रही है कि 2029 तक एस्टैब्लिश करेंगे। भारती भी वहां पे ओपन हुआ था 2012 में। तो ये सारी चीजें इंडिया की वहां पे है। इंडिया ने अंटार्कटिक एक्ट लागू किया। एक्ट कौन बनाता है? आपको पता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया 2022 में कि इंडिया से जो भी लोग वहां रिसर्च के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, वो सर्टेन रूल रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो करें जो कि अंटार्कटिक ट्रीटी के प्रिंसिपल को रीअफर्म करे। अब ट्रीटी इतना सक्सेसफुल क्यों है? कोई भी ट्रीटी सक्सेसफुल होता है उसके पीछे कुछ वजह होती है। वजह है कि स्पेसिफिसिटी और वेगनेस का एक बैलेंस बना के रखा गया है ना। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की जगह कॉम्प्रोमाइज को प्रमोट किया गया। ट्रीटी इनकरेजेस कॉम्प्रोमाइज, इंक्लूसिव भी है, सबको साइंस और रिसर्च का मौका भी देती है, और एक्सक्लूसिव भी है ना। तो एक्सक्लूसिव है। और पीसफुल पर्पस भी यहाँ पे बात करी गई है, पीसफुल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो पीसफुल पर्पस का होना, है ना, इंक्लूसिविटी की चीजें होना, कॉम्प्रोमाइज होना कंट्रीज में, ये सब चीजें सक्सेस का रीजन बनती है। बहुत सारी जगह ट्रीटी जो फेल होती है वहां पे ये सारे पर्पस एग्जिस्ट नहीं करते। नए चैलेंजेस को ये ट्रीटी अडेप्ट कर रही है, इवॉल्व हो रही है ओवर द टाइम। स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस कर रही है, जैसे मरीन कंजर्वेशन, प्रोहिबिशन ऑन माइनिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके चल रही है। अब हम थर्ड टॉपिक ऑफ द डे की बात करेंगे। ये क्या है? अ डोर टू अ हाउसिंग स्कीम ट्राइबल्स फाइंड हार्ड टू हैपन। ये द हिंदू से हमने उठाया है और ये जीएस पेपर 2 का पार्ट बनेगा। तो पीएम जनमन एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है? पीएम जनमन इनिशिएटिव ऑफर्स अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी to enhance the livelihood of India's PVTGs। PVTGs किसको बोलते हैं? Particularly vulnerable tribal groups। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? PVTG। ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी एक ट्राइबल ग्रुप होता है ना। बहुत सारे इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें से कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि उनका पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, उनका लिटरेसी रेट जो क्या है, कम है, और वो लाइवलीहुड के लिए कहाँ पे डिपेंड करते हैं? प्री एग्रीकल्चरल मेथड पे डिपेंड करते हैं। ये सारा क्राइटेरिया मीट करने वाले ट्राइबल लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहे गए हैं। और ये टोटल कितने हैं? 75 है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 के लिए, जहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन से हमें पढ़ना है, और ऑल्सो गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से वो भी जीएस पेपर 2 का ही पार्ट है। तो ये दोनों वहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम जो जिसका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल होता है यूपीएससी के लिए और सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता है, उनके लिए भी पीपीटीसीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी ने प्रीवियसली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में कि टोटल नंबर ऑफ पीपीटीसीज कितने हैं, उन पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम बात करेंगे पीपीटीसीज में कितने हाउस होल्ड हैं। टोटल 14.6 लाख हाउस होल्ड जो है वो पीपीटीसीज में आते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है? देवार कमीशन इंडिया में बना था 1960-61 में। उसने बताया कि देखो शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिया में बहुत सारे हैं, उनके बीच भी डिस्पेरिटी है, कुछ बहुत ज्यादा पीछे शेड्यूल्ड ट्राइब है। उनको उन्होंने नाम दिया प्राइमिटिव प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। बाद में जाके वो क्या बने? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 2006 में जाके उनको टैग दिया गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है पीवीटीसीज के लिए? एक है प्रधानमंत्री पीवीटीसीज डेवलपमेंट मिशन, जिसको 2023-24 में ही अनाउंस किया गया है, जिससे कि पीवीटीजीज का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जनजाति आदिवासी न्याय, है ना, इसी को बोला गया है पीएम जन मन। ये आप याद रख लेना, ये प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, और मेंस में भी डायरेक्टली आप गवर्नेंस में इसका यूज करोगे, डायरेक्टली जीएस पेपर 2 में इसका यूज करोगे। लॉन्च्ड इन नवंबर 2023,
बजट इसका कितना है, 24,000 करोड़ रुपीज से इसका बजट है। एम्स टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस टू पीवीटीजीज इंक्लूडिंग पीवीटीजीज को एसेंशियल सर्विस देने की बात करी गई है। एसेंशियल सर्विस मतलब सेफ हाउसिंग, हाउसेज नहीं है उनके पास, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, है ना, और 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस की बात करी गई है। डीबीटी स्कीम अंडर पीएम जनमन, टारगेट टू रीच 4.9 लाख पीवीटीजीज हाउसहोल्ड, 4.9 लाख पीवीटीजी हाउसहोल्ड तक ये पहुंचे 2026 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर एवरी पीवीटीजी हाउसहोल्ड हैज एक्सेस टू सिक्योर एंड हैबिटेबल हाउसिंग, सब पीवीटीजी हाउसहोल्ड के पास एक सिक्योर एंड हैबिटेबल हाउसिंग हो। ईच हाउसहोल्ड इज entitled to receive 2.39 लाख इन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में उनको 2.39 लाख रुपीस मिल सके। अब बात करते हैं फॉल आउट ऑफ डेटा मिसमैच इन डीबीटीज। डीबीटीज मतलब आप जानते हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर कोई भी स्कीम का फायदा मिलना है तो स्कीम का फायदा आजकल डायरेक्टली कैसे दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी रेसिपिएंट है, जिसको फायदा मिलना है, बेनिफिट मिलना है, बेनिफिशियरी है, उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और वो रजिस्टर्ड जो आप होगे वो डेटा कलेक्ट होके जाएगा और उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली क्या आएगा, पैसा आएगा, तो उनको हेल्प मिलेगा जो भी schemes है उनका। However, instances of data mismatch have led to significant consequences. बट अगर डेटा का बहुत ज्यादा मिसमैच होगा तो उससे एरर आएगा। एरर किस तरह का आएगा, एक्सक्लूजन का एरर आएगा। जो लोग बेनिफिशियरी होने चाहिए, जिनको स्कीम्स का फायदा मिलना चाहिए, वो छूट जाएंगे, और इंक्लूजन का एरर आएगा। जिनको बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए वो हो जाएंगे। ये डेटा मिसमैच से होगा। मनरेगा वर्कर्स में काफी ज्यादा ये चीजें देखी गई हैं। रॉन्गफुल डिलीशन ऑफ मनरेगा वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स जो है ना, वाइड स्प्रेड, उनका डेटा रॉन्गफुली डिलीट कर दिया गया है, तो इससे उनका बेनिफिट काफी इम्पैक्ट हुआ, मिसमैच हो गया उनका डिटेल, उनका रजिस्ट्रेशन और आधार के जो रिकॉर्ड्स हैं, है ना, तो ये डिलीशन की वजह से, तो ये काफी एक्यूरेट डेटा कलेक्शन होगा तो ही बेनिफिट मिल पाता है जो भी डिजर्विंग लोग होते हैं उनको। तो ये चीज होने हो रही है मनरेगा वर्कर के साथ साथ, ये चीज पीएम किसान में भी हो रही है। वहां पे भी पीएम किसान का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये यहाँ पे भी डेटा का मिसमैच हो रहा है। उसके अलावा रिसर्च जो है वो फाइंड ये कर रही है कि पीएम जर्मन से जो पीवीटीजीज को हाउसिंग मिलनी थी, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उड़ीसा में हो, वहां पे डेटा का बहुत ज्यादा मिसमैच चल रहा है। तो डेटा के मिसमैच की वजह से जो एग्जैक्ट बेनिफिशियरीज हैं, जिनको फायदा मिलना चाहिए, जिनको घर मिलना चाहिए, उनको मिल नहीं पा रहा है। यही जनमन में मेन चैलेंज उभर के आ रहा है। जनमन स्कीम तो बहुत अच्छा है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज है। डिलीशन ऑफ मनरेगा वर्कर्स, डिलीशन ओवर 8 करोड़ मनरेगा वर्कर इन द पास्ट 2 years, सम ऑफ whom आर पीवीटी, जिसमें कुछ क्या थे, पीवीटीजीज थे। मास डिलीशन हैज सिग्निफिकेंटली impacted द पूल ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरीज। और जॉब कार्ड्स, मनरेगा वर्कर्स को क्या मिलता है, जॉब कार्ड्स, उनका मिसयूज भी हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कोई और करा रहा है, जॉब कार्ड कोई और यूज कर रहा है ना। मिसयूज नॉट ओनली अंडरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे सवालिया निशान खड़ा करता है ना। ये सारी चीजें। डिस्क्रिपेंसी इन विलेज डेटा, जब हम ऐप वैप स्टार्ट करते हैं तो ऐप में क्या होता है, सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन का जो ऐप है मनरेगा का मैनेजमेंट जिससे होता है, मनरेगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो MIS बोलते हैं, उससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जैसे कि एक वंजरी पंचायत है ना, इन द अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, वहां पे ऐप ये दिखा रहा है। ऐप में जब ड्रॉप डाउन किया जा रहा है तो दिखाया जा रहा है वहां पे कितने विलेज हैं, टोटल 22 विलेज दिखाया जा रहा है। जबकि वहां पे लिस्ट क्या बताती है कि वहां पे टोटल कितने हैं, 31 विलेज है। मतलब ऐप सिर्फ 22 विलेज ही दिखा रहा है। इसका मतलब डेटा मिसमैच है ना। बाकी 9 विलेज के लोग तो ऐसे ही छूट जाएंगे, एक्सक्लूजन एरर हो जाएगा, वहां पे एक्सक्लूड हो जाएंगे। Inadequate guidance on Aadhaar. The app lacks guidance on providing family member name in the absence of Aadhaar, causing uncertainty among user. This oversight adds unnecessary complexity to the registration process and may deter potential beneficiaries from completing their application. तो ऐप जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, फैमिली मेंबर का नाम अगर एब्सेंस है आधार में, उसके लिए अनसर्टेन चीजें यहाँ पे करी हुई हैं। तो इसके रिलेटेड भी लोगों का डेटा मिसमैच हो जाता है। ओमिशन ऑफ पीवीटीजीज इंफॉर्मेशन, पीवीटीजीज का इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मिस हो रहा है।
Certification is in area where PVTGs and non-PVTGs coexist. Non-PVTGs सरपंच मुखियाज may act against the interest of PVTGs. PVTGs non-PVTGs में non-PVTGs ज़्यादा dominant है ना, तो उनका सर्टिफिकेशन वगैरह में कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। टेक्निकल चैलेंज आ रहा है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग क्या होता है? कोई घर बन गया, घर को अब जियो टैग कराया जाता है, लोकेशन वेरीफाई कराया जाता है कि यहाँ पे घर बना हुआ है। इसमें टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं, अनरिलायबल फंक्शंस हो रहा है। बैंक सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। अगर बैंक सिलेक्शन करने जाओ ऐप में, तो अगर एक स्टेट बैंक चुनो तो बहुत सारा लिस्ट उसमें आ जा रहा है, 500 ब्रांचेज आ जा रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक चुनो तो 300 ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो बैंक सिलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल हो रहा है पीवीटीजीज को भी, और जो भी अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं ऑफिशियल्स, उनको भी। जो बैंक का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है पीवीटीजीज के लिए कराने में बहुत मुश्किल आ रहा है। तो ये सब मुश्किल आएगा तो डायरेक्ट उनके बेनिफिट, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, है ना। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब जितने पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस को एज ए पेमेंट बैंक ट्रीट किया जाएगा। अब ये जो स्कीम है ये आईपीपीबी को इंक्लूड ही नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से जहाँ जहाँ बैंकिंग नहीं है और सिर्फ पोस्ट ऑफिस है, वो वहाँ के लोग ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे अगर उनका बैंकों में अकाउंट्स नहीं हुआ। दिस ओमिशन इज पजलिंग कंसिडरिंग द गवर्नमेंट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल सर्विस टू अंडरस्टैंड कम्युनिटीज एंड अंडरमाइन एफर्ट टू प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। अब इम्प्रूव कैसे करें? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करो, ऐप को अपडेट करो, ऐप को अपडेट करो, आधार गाइडेंस को अपडेट करो, पीवीटीज इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम पीवीटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे टॉपिक जो है ये गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज अ ऑफिसर, एज अ आईएएस ऑफिसर, एज अ एसीएस ऑफिसर, आपको गवर्नेंस के काम ही सबसे ज़्यादा करने हैं। और ये सारी चीज़ें जहाँ पे कोई भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये डायरेक्टली आपके परव्यू में आता है। एड्रेस सर्टिफिकेशन चैलेंजेस, इम्प्लीमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट ineligible registration and alleviate the burden of PVTs by adding certification requirement। कई सारे पीवीटीजीज ग्रुप के पास बहुत सारा रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जियो टैगिंग को फंक्शनल करने की ज़रूरत है। बैंक सिलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। तो ये सारा प्रोसेस अगर सिंप्लीफाई होगा तो ही गवर्नेंस अच्छा होगा। हम गुड गवर्नेंस पढ़ते हैं, गुड गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस गुड जब ही होगा जब प्रोसेस जो है कम्बरसम नहीं होगा, प्रोसेस कम्बरसम नहीं होगा, एक्सक्लूजन एरर नहीं होगा। हम पॉलिसीज पढ़ते हैं गवर्नेंस में, पॉलिसीज में जरूरी चीज क्या है, जो भी पॉलिसी हम बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिसी अच्छा हो, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है तो पॉलिसी का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो ये डायरेक्ट ये केस स्टडी है जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, है ना। ये टॉपिक जो डायरेक्ट यही चीज गुड गवर्नेंस में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, पॉलिसी में आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली पीवीटीजीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वल्नरेबल सेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग से इसका एक आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका मल्टीपल यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे पे बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है यूरोप्स एआई कन्वेंशन, यूरोप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वेंशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऑलरेडी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। अब बात यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होगा, जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट होगा रेगुलेशन, रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट होगा, और ऑब्वियसली जीएस पेपर 3 में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात जहाँ हो रही है। बट ये 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआर और गवर्नेंस के परस्पेक्टिव से। Council of Europe has introduced the first internationally legally binding treaty designed to ensure human rights। तो ये ट्रिटी ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करेगी, रूल ऑफ लॉ को करेगी, डेमोक्रेसी को करेगी, जहां जहां एआई यूज होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे कंसर्न है। उन कंसर्न्स में क्या है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये ट्रिटी है। और ट्रिटी कहाँ साइन हो रहा है, ट्रिटी साइन हो रहा है काउंसिल ऑफ यूरोप में। तो पहले डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है। काउंसिल ऑफ यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टैब्लिश हुआ यूरोप में 1949 में। इसका एम है रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स मेंटेन करना, डेमोक्रेसी सेफगार्ड करना। तो ये सब मेंटेन करना इसलिए है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में सब कुछ खत्म हो रहा था। इट इज द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन पोस्ट वर्ल्ड वार टू यूरोप। यूरोप में ये ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पोस्ट वर्ल्ड वार टू के टाइम के बाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में है। प्रीलिम्स में ऐसे डिटेल हेडक्वार्टर वाले डिटेल पूछे जाते हैं। टोटल कितने कंट्रीज मेंबर है, 46।
जिसमें कि होली सी, जापान, यूएस भी मेंबर है यूरोपियन कंट्रीज के अलावा। इसका मेन कंसर्न क्या है? एरियाज ऑफ कंसर्न, सीओई, काउंसिल ऑफ यूरोप। सीओई मतलब काउंसिल ऑफ यूरोप एड्रेस करता है वाइड रेंज ऑफ इशू, जो ह्यूमन राइट्स, क्राइम प्रिवेंशन, ड्रग अब्यूज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायो एथिकल मैटर्स, माइग्रेशन, सारे चीजों से ये लोग डील करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपलेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे है, एआई रिफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस। तो ये एआई के बारे में बेसिक डिटेल है। एआई क्या करता है? लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है, जो कि आप जीएस पेपर 3 में यूज करोगे। और एआई क्या है? एआई ऐसे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूरोप का एआई कन्वेंशन क्या है? काउंसिल ऑफ यूरोप, जो 1949 में फाउंड हुआ, जिसमें 46 मेंबर है, वो बात कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को कैसे मेंटेन रखे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्चर में आ रहा है। और ये कब पास हुआ है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन 17 मई को अडॉप्ट किया गया है इसी साल। दिस कन्वेंशन ऑल्सो नोन एज एआई कन्वेंशन रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप। ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप होने वाले हैं, जहां पे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस के रिलेटेड। तो गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लीगली बाइंडिंग होगा, फर्स्ट इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रिटी होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सबको मेंटेन कराने की बात करता है। ये ओपन फॉर सिग्नेचर रहेगा September 5, मार्किंग ए क्रूशियल माइलस्टोन इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस। इट्स adoption signifies a commitment to addressing द कॉम्प्लेक्स चैलेंज पोज्ड बाय एआई। एआई जो भी कॉम्प्लेक्स चैलेंज पोज करता है, उसको एड्रेस करना इसका काम है। कॉम्प्लेक्स चैलेंज में खासकर रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इन सब पे चैलेंज पोज को कम करना इसका काम होगा। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या होता है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन नाम आपने बहुत बार सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वो फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक लीगली बाइंडिंग, ध्यान देना, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होता है, जो कि ब्रॉडर कमिटमेंट को आउटलाइन करता है along with mechanism to achieve them। अब इसका प्रोटोकॉल क्या है? स्पेसिफिक टारगेट्स आर लेफ्ट टू subsequent agreements negotiated under the framework convention known as protocol। स्पेसिफिक टारगेट होते हैं जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन था, उसके अंदर अलग से एक प्रोटोकॉल था, कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जो डील करता था लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसे ही फ्रेमवर्क कन्वेंशन होता है, जिसके साथ बाद में अलग से प्रोटोकॉल अटैच कर दिया जाता है, और वो भी लीगली बाइंडिंग हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन अप्रोच, इसका बेनिफिट्स क्या है? कि ये फ्लेक्सिबल होता है ना, कोर प्रिंसिपल को इंक्लूड करता है। पार्टीज टू द कन्वेंशन हैव डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन वेज टू अचीव। पार्टीज के पास डिस्क्रिशन होता है कि क्या रास्ता वो चूज करने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए। Catalyst for negotiation, the AI convention can stimulate the negotiation of similar convention at regional levels worldwide। worldwide regional level पे वो negotiation को stimulate करेगा। As the US is a member of COE, the convention may indirectly influence AI governance in the US। यूएस एक मेंबर है सीओई का, वैसे ही एआई जो गवर्नेंस होगा यूरोप के साथ साथ यूएस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो गवर्नेंस है उसको इंक्लूड करेगा। अब ये कन्वेंशन का स्कोप क्या है? ये ऑब्वियस बात है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। इसके साथ साथ और क्या क्या बातें करता है? अप्लाइज टू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट अथॉरिटीज। जो पब्लिक अथॉरिटीज, प्राइवेट एक्टर हैं, दोनों के बिहाफ पे जो भी एआई काम कर रहा है सबको इंक्लूड करेगा। रिक्वायरिंग एड्रेसिंग रिस्क एंड इम्पैक्ट फ्रॉम एक्टिविटीज बाय प्राइवेट एक्टर। प्राइवेट एक्टर जो एआई का यूज कर रहे हैं उससे जो रिस्क है उसको भी ये एड्रेस करने की बात करता है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को भी ये एड्रेस करने की बात करता है ना। रिलेट टू नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड नेशनल डिफेंस। मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑफ एआई आर नॉट कवर्ड बाय द कन्वेंशन ड्यू टू दीज एग्जम्पशन। इसलिए मिलिट्री एप्लीकेशन को कवर नहीं करा गया है। डिस्पाइट ब्रॉड एग्जम्पशन, एप्लीकेबिलिटी टू नेशनल सिक्योरिटी एंड टेस्टिंग इज नॉट कंप्लीटली रूल्ड आउट। तो ये इसकी बात करता है। जनरल ऑब्लिगेशन क्या है? ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन, इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपहोल्ड करने का। हालांकि ये अलग से, एकदम अलग से एक्सप्लिसिट वे में डीप फेक्स और डिस इंफॉर्मेशन को रोकने की बात नहीं करता इनडायरेक्टली, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसमें एक्शन लिया जा सकता है अगर जहां डीप फेक वगैरह की बात हो रही है।
वहां पे parties have the flexibility to go beyond specified commitment on obligation as outlined in article 22. अब AI कन्वेंशन का इंपॉर्टेंस क्या है? द कन्वेंशन reinforces existing human and fundamental rights protected by international and national law in context of AI obligation. Governments are obligated to implement effective remedies and procedural safeguard. गवर्नमेंट ऑब्लिगेटेड है कि यहाँ पे इफेक्टिव रेमेडीज हम लगाएं और प्रोसीजरल सेफगार्ड भी लगाएं। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया जाए रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एआई सिस्टम को। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज जो भी एक्सपेक्टेड है स्पेशली एआई रेगुलेशन से रिलेटेड उसको इवॉल्व जो हो रहा है उसको चेक करा जाए, है ना। और ये सारा काम एआई कन्वेंशन से रिलेटेड किया जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग अगर वुड से रिलेटेड पढ़ रहे थे, फिर हम लोग अंटार्कटिका से रिलेटेड पढ़ रहे थे, फिर हम पीवीटीजी से रिलेटेड पढ़ रहे थे, फोर्थ हम लोग एआई के गवर्नेंस से रिलेटेड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।